नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा आप जानते हो, 2 दिन पहले यस बैंक के रिजल्ट आ चुके हैं, आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट आ चुके हैं। हमने एचडीएफसी बैंक और उनके रिजल्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। तो दोस्तों, आज हम यस बैंक और आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट डिस्कस करें, राइट। पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, फॉरेन प्राइवेट बैंक और पेमेंट बैंक से हमारी बैंकिंग की दुनिया इंडिया की बनती है। ये अलग अलग पार्ट में डिवीज़न इसलिए है ताकि हम पूरा फाइनेंशियल इंक्लूजन कर सके। हम इतने अच्छे नहीं थे बैंकिंग में, हम इतने अच्छे फाइनेंशियल इंक्लूसिव नहीं थे, सारे लोगों के बैंक अकाउंट नहीं थे, जिसकी वजह से आरबीआई ने अलग अलग स्टेप बरसों से लिए हैं। और यस, पिछले 5 साल में नोटेड ग्रोथ हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन में किया है। दोस्तों, अभी करीबन 20 गवर्नमेंट बैंक है, अब ये भी कंसोलिडेटेड होती जा रही है। कंसोलिडेशन से हाई सेविंग किया है और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि आने वाले समय में अच्छा करेंगे पोस्ट कंसोलिडेशन। प्राइवेट बैंक्स 21 है, सब लिस्टेड नहीं है। 45 फॉरेन प्राइवेट बैंक्स, नाम कई के नहीं सुने होंगे बिकॉज ऑल आर नॉट इन रिटेल। पेमेंट्स बैंक्स 6 है, राइट। पेमेंट बैंक्स भी बनाई गई ताकि डिजिटल इंक्लूजन और दोस्तों आगे बढ़े। तो ये पूरा डेटा है, रॉ डेटा दोस्तों, ये मैंने मेरे लिए बनाया हुआ है, ये वेल सजाया हुआ नहीं है। अभी सारी बैंक के डेटा रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुए हैं, तो सब बैंक की हम चर्चा नहीं करने वाले हैं आज, राइट। सिर्फ ये 2-3 बैंक हैं जिनके रिजल्ट डिक्लेयर हुए और हमारी चर्चा रह गई है, राइट। तो जब सबके रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे, हम पूरा डेटा फाइनल करके उस समय वापस डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे मोटा मोटा देखें तो ऑलमोस्ट इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री 14 लाख करोड़ का धंधा कर रही है। ये लॉस आप दिख रहे हो क्योंकि आईडीबीआई जैसी बैंक, आईडीएफसी, यस बैंक, इन लोगों के लॉसेस, गवर्नमेंट बैंक के लॉसेस की वजह से पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री देखे तो कंसोलिडेटेड करे सब पीएसयू प्राइवेट, तो ये यहाँ पे लॉस की फिगर आती है। दोस्तों, 15 लाख करोड़ का अगर हम धंधा करते हैं सब मिलके, सारी पूरी बैंकिंग मिला के, तो ये बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने बहुत बड़ा नाम किया है बैंकिंग में। दोस्तों, इवन सिंगापुर हो, चाइना, ये सब लोग तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। सिंगापुर तो चलो बहुत छोटा कंट्री है, पर उनके पास भी बैंक है जो 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट करती है। और हमारे पास कोई बैंक नहीं है जो 2 लाख करोड़ का धंधा करती हो, सिवाय एसबीआई। वर्ल्ड वाइड कई डेवलपिंग कंट्री है, कई डेवलप कंट्री है जिनके पास 2 लाख करोड़ की बैंक है, प्रॉफिट कर रही हो 2-2 लाख करोड़ की ऐसी। पर इंडिया में आप देखो, सिर्फ पिछले 5 साल से फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ, बाकी इतना पेनिट्रेशन नहीं था, तो उसकी इफेक्ट सीधा धंधा में दिखती है यहाँ पे। दोस्तों, चाइना में 5 बैंक है 2 लाख करोड़ के प्रॉफिट करने वाले, और हम यहाँ पे अभी 15 लाख करोड़ के धंधे पे पहुंच रहे हैं। उनकी इंडिविजुअल बैंक्स 15 लाख करोड़ का धंधा कर रही है, जो हम सब मिलके कर रहे हैं। तो स्टिल लॉन्ग वे टू गो। ये मत सोचो कि बैंकिंग की कहानी खत्म, अभी तो पार्टी शुरू हुई, अभी तो हमें बहुत आगे बढ़ना है। दोस्तों, इंडिया के अंदर वो कैपेबिलिटी है आने वाले समय में। जैसे हम देख रहे हैं कि जीडीपी पर कैपिटा इंडिया का बढ़ता जा रहा है, आप देखोगे इन्हीं में से कई बैंक बाहर आएगी जो 1.5 लाख करोड़ का धंधा कर रही है। ये लोग 1.5 लाख करोड़ के प्रॉफिट तक पहुंचेंगे। वो समय दूर नहीं, 2030 तक हम ये सारी चीज़ों के फिरफार देखेंगे, क्योंकि धंधा डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करता है। आज बैंक्स के बिजनेस क्या है? बैंक्स का सेल्स, यानी जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं। हम इंटरेस्ट कितना पे कर पाएंगे? हमारी कैपेसिटी के हिसाब से। तो भी इनकम जीडीपी पर कैपिटा कम होने के कारण बैंक्स को तकलीफ होती है धंधा करने में, पर हमारी जीडीपी पर कैपिटा 10% से बढ़ रही है। हाईएस्ट ग्रोइंग कंट्री है हमारा, जिनकी इनकम बढ़ रही है। तो इसका इफेक्ट बहुत बड़ा हम बैंकिंग पे देखेंगे। बैंकिंग के धंधे बढ़ेंगे, बैंकिंग के प्रॉफिट बढ़ेंगे, राइट। प्राइवेट बैंक में क्या हाल है? प्राइवेट में सबसे बड़ी है दोस्तों धंधे में आईसीआईसीआई बैंक। ये साल मुझे इंडिविजुअली लगता था दोस्तों, अगर हम 10 साल पहले देखें, मैंने 10 साल पहले एचडीएफसी में निवेश किया था, तब एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक के धंधे में बहुत ह्यूज डिफरेंस था। लगता था कि आईसीआईसीआई बैंक धंधे में तो नंबर 1 ही रहेगी, लेकिन ये साल में मेरे को लग रहा था कि शायद एचडीएफसी बैंक आईसीआईसीआई को टक्कर मार के नंबर 1 हो जाए। लेकिन
अभी भी ये एज पर लेटेस्ट डेटा हम देखें, इस बार भी ग्रोथ तो अच्छा किया है। देखो ये मैंने करंट ईयर ग्रोथ लिखा है धंधे का। HDFC बैंक का 19% ग्रोथ आया है, 23-24% होना चाहिए था, पर कोरोना की इफेक्ट। ICICI बैंक का 14% ग्रोथ आया है। मैं ग्रोथ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था HDFC से, जिसके कारण ये टक्कर देती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अभी भी ICICI बैंक ही बरकरार है। 1.5 लाख करोड़ का ये लोग धंधा करते हैं। HDFC भी ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ कर रही है, दो में से एक भी पहुंची नहीं है। इस साल पहुंचती तो एक लैंडमार्क बनता कि चलो भारत की कोई प्राइवेट बैंक है जो 1.5 लाख करोड़ पे पहुंची, राइट। चलो 1.5 लाख करोड़ कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, हमें तो 10 लाख करोड़ के धंधे देखने हैं आने वाले 10 साल में इन लोगों से। बट यस, दोनों एक साथ आज 1.5 लाख करोड़ पे पहुंची है। प्रॉफिट में ह्यूज डिफरेंस है। HDFC बैंक तगड़ा प्रॉफिट करती है 27,000 करोड़ का। दोस्तों भारत में कुछ ही बैंक है, सॉरी कुछ ही कंपनी है जो 25,000 करोड़ के प्रॉफिट कर रही है, जिसमें है रिलायंस इंडस्ट्री, जिसमें है दूसरे नंबर पे TCS, और तीसरी है आपकी ये HDFC बैंक। तो यहाँ पे यस LIC लिस्टेड नहीं है, नहीं तो वो भी होती। यहाँ पे हम देखें कि HDFC बैंक बैंकिंग में उसने नाम किया है कि भारत की जो सबसे बड़ी प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां हैं उसमें HDFC ने अपना नाम दर्ज कर दिया है। इक्विटी में ह्यूज डिफरेंस दोस्तों आपको लगेगा। HDFC को 27,000 करोड़ का प्रॉफिट करने के लिए, 1.5 लाख करोड़ का प्रॉफिट करने के लिए खाली 500 करोड़ की इक्विटी की जरूरत पड़ी, जबकि ICICI बैंक को 1300 करोड़ के इक्विटी की जरूरत पड़ी। यहीं से दिखता है क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। हमें दोस्तों वो कंपनियों में निवेश करना चाहिए जो कम पैसे से धंधा करना जानते हैं। HDFC 500 करोड़ से 27,000 करोड़ हर साल निकाल पा रही है प्रॉफिट के, जबकि ये ICICI बैंक 1300 करोड़ डालने के बाद 1000 करोड़ 10,000 करोड़ निकाल पा रहे हैं। तो ह्यूज डिफरेंस इन मैनेजमेंट, दैट इज द रीजन HDFC जबरदस्त है। चाय पीते पीते, हाँ ओके। हम देख पा रहे हैं दोस्तों प्राइवेट बैंकिंग इंडस्ट्री ने ग्रोथ लाजवाब किया है। ओवरऑल देखें तो 29% का, 29% का पिछले 20 साल का ग्रोथ, पिछले 10 साल का ग्रोथ 20% का। तो आप देख पा रहे हो ये एक इमर्जिंग सनशाइन इंडस्ट्री थी 15 साल पहले। अभी ये इमर्जिंग, ये सनशाइन इंडस्ट्री नहीं है, पर ये ग्रोइंग इंडस्ट्री अभी भी है और ग्रोथ बरकरार रहना चाहिए। प्रॉफिट कितना बड़ा हम नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि बहुत सी बैंक लॉस कर रही है। 10 साल का देखें तो एवरेज ऑलमोस्ट, मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो 22% से ये टॉप की 4 बैंक के प्रॉफिट बढ़े हैं, धंधे प्रॉफिट बढ़े हैं, राइट। और पिछले 10 साल में एवरेज गिने तो टॉप की ये जो 4 प्राइवेट बैंक के उनके प्रॉफिट एवरेज 8% से ही बढ़े। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे हिसाब से जो 10 साल पहले हमने HDFC और कोटक सिलेक्ट किया था, अभी भी हमारे हिसाब से HDFC और कोटक ही बेहतरीन बैंक्स है। दोस्तों इनमें से मेजर जो बैंक्स है, इन लोगों ने पिछले इतने सालों में अपनी अलग फ्रेंचाइजीज भी डेवलप की है। जैसे यही सारी बैंकिंग लाइफ इंश्योरेंस में आई, आज लाइफ इंश्योरेंस में बढ़िया नाम किया। आज इनको 1.5 लाख करोड़ में 25-30 हज़ार करोड़ का सपोर्ट वहाँ से मिल रहा है। देखो नहीं करते तो नहीं मिलता। जैसे यहाँ पे एक्सिस है, ये लोग लाइफ में नहीं थे, मेरे ख्याल से ये लोग मैक्स के कॉरपोरेट एजेंट थे, प्रिंसिपल एजेंट्स थे। तो अभी एक्सिस ने मैक्स में बाइंग किया है ना, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस खरीदा है। तो अब एक्सिस देखो इतने बरसों बाद इनको याद आया, जबकि आज ICICI HDFC लोग बढ़िया कर रहे हैं, कोटक अच्छा कर रही है, राइट। इंडस भी नहीं है, ये सब अलग अलग फ्रेंचाइजीज में लाइफ इंश्योरेंस इन सब बैंक के लिए एक बढ़िया धंधा होता है। क्योंकि देखो आज नहीं तो कल हम सब लोग इंश्योरेंस की पॉलिसीज लेने वाले हैं। जनरल इंश्योरेंस यानी गाड़ी और अलग अलग इंश्योरेंस लेंगे, तो इनके पास तो क्लाइंट बेस है, तो इनको इन धंधों में होना ही चाहिए। और इसका पूरा फायदा HDFC, ICICI, कोटक इन सब ने उठाया है। ये लोग लाइफ, जनरल इंश्योरेंस, स्टॉक ब्रोकिंग इन सब में है और सब में बढ़िया नाम किया है, कोई शंका नहीं इस बात में, राइट। एक्सिस ये सब में पीछे रही
और इसकी इफेक्ट हम यहाँ पे भी देख रहे हैं। देखो रिटेल में तो ये लोग भी 80,000 करोड़ कर रहे हैं, पर बाकी लाभ ये लोग नहीं ले सके, राइट। कोटक 45,000 करोड़, गुड गोइंग। छोटी बैंकों में कोटक है, यस है, इंडसइंड है। देखो आईडीबीआई अब तक गवर्नमेंट थी, अब इनको हमने प्राइवेट में डाल दिया है। 25,000 करोड़ का धंधा, 15,000 करोड़ का ह्यूज लॉस। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जब ये लॉन्च हुई 3-4 साल पहले, हम लोग इसके ऊपर पॉजिटिव थे दोस्तों, क्योंकि एक नई बैंक थी, पूरा इनके पास ग्रोथ का रास्ता था, ये भी आने वाले समय में डेवलप होती, और इन्होंने अच्छा खासा डेवलपमेंट किया, पर ये लोग प्रॉफिट में उसको कन्वर्ट नहीं कर सके। इसीलिए पिछले साल ही हमने आपके साथ बात की थी कि भी छोड़ो, अभी ये पता नहीं कब इनके प्रॉफिट आएंगे, इससे तो जो ऑलरेडी अच्छी है वहीं पे अपना निवेश करे, आशा करके न बैठे रहे कब तुम प्रॉफिट करोगे, राइट। तो ये कहानी लंबी है, जाने दो। टॉप पे तो यहाँ पे एचडीएफसी और कोटक पे ही ध्यान देना चाहिए। अब दोस्तों डिस्कस करते हैं लेटेस्ट रिजल्ट आईसीआईसी के और यस बैंक के, जिसके लिए आज हम मिले हैं। यस बैंक since inception 2004 they came with the banner Yes Bank and they were able to catch the boom banking in India। जैसा मैंने डिस्कस किया दोस्तों, एक सनसाइन, एक इमर्जिंग इंडस्ट्री थी वो जमाने में बैंकिंग, तो उसका लाभ तो हर कोई लेने चाहेंगे, क्योंकि इंडिया में किसी के बैंक अकाउंट नहीं थे। देखो यहाँ मैंने बैंक अकाउंट की डिटेल भी दी हुई है आपको कि क्या कितने अकाउंट थे, बिल्कुल कम। ये रहे दोस्तों, वर्ल्ड बैंक से जिसका हमें रिकॉग्निशन भी मिला कि 51 करोड़ बैंक अकाउंट जो 2014 से 17 में दुनिया में खुले हैं, उसमें 55% अकाउंट तो खाली भारत में खुले हैं। यानी 32 करोड़ बैंक इंडिया ने ओपन किए पिछले 4 सालों में। ये दोस्तों ज़बरदस्त सिद्धि है, मानना पड़ेगा। 2011 में खाली 35 करोड़ बैंक अकाउंट थे, और पिछले 4 साल में हमने 32 करोड़ बैंक अकाउंट खोले हैं। दोस्तों फीमेल के तो अकाउंट ही नहीं थे, वेरी बैड थिंग। क्यों बैंक अकाउंट की ज़रूरत उनको नहीं थी क्या? हमने खाली हमारे फीमेल्स के 26% अकाउंट खाली खोले हुए थे। दोस्तों आज ये आंकड़ा 77% पहुंच चुका है। तो ये नहीं करेंगे तब तक हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे फीमेल की, तो कैसे होगा, राइट। आज देखो बढ़िया काम हुआ इसके ऊपर भी। तो पिछले 4 साल तो हिस्ट्री में जरूर लिखे जाएंगे। अगर आप खराबी की तरह से देखो कि भी बैंकिंग के कौभांड आए, तो चलो वो भी हिस्ट्री है, लेकिन अच्छी चीज़ों में भी हिस्ट्री की है। यस बैंक, सो एज वो इसी बूम का फायदा उठाने कई बैंक आई, यस बैंक भी उसमें आई। और यस बैंक ने पिछले इतने सालों में भारत के सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में अपनी ब्रांच ओपन की। दोस्तों ये 2005 का मैंने डेटा लिखा है, 300 करोड़ का धंधा और 25 करोड़ का प्रॉफिट था इनका। हाई ग्रोथ बैंकिंग का जो इंडिया में हुआ, जिसकी वजह से 2010 आते आते ये 2500 करोड़ के धंधे और 500 करोड़ के प्रॉफिट तक पहुंच चुके थे। तो 5 साल में 10 गुना ग्रोथ इनका हो चुका था, राइट। यही होता है दोस्तों में कितने समय है, कितना हम लोग टाइम इन्वेस्ट करते हैं ग्रोइंग इंडस्ट्री के लिए। क्यों? क्योंकि ग्रोथ में ये फायदा होता है जो बाकी इंडस्ट्री में नहीं होता है, राइट। तो ये तो 2010 की फिगर थी दोस्तों। अभी जो लेटेस्ट रिजल्ट आए वो मैंने इंक्लूड नहीं किए। पिछले साल के डेटा के हिसाब से ये लोग 34,000 करोड़ के धंधे और 2700 करोड़ के प्रॉफिट तक पहुंच चुके थे। प्राइवेट बैंकिंग इंडस्ट्री एक राइजिंग इंडस्ट्री थी, जिसका लाभ इसी प्रकार से कई बैंक्स ने लिया, राइट। आज 300 करोड़ के धंधे को 30,000 करोड़ के धंधे तक ले जाना, ये एक इमर्जिंग इंडस्ट्री ही यहाँ पे ले जा सकती है। इसीलिए दोस्तों जिस प्रकार से बैंकिंग ने ग्रोथ किया है, आने वाले समय की इमर्जिंग इंडस्ट्री पे पहला फोकस करें, बराबर है। दिस इज टिप नंबर 1। यस बैंक उसमें से एक था, और वो 6ठे नंबर की लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक बन के उभर के बाहर आई। उन्होंने 1100 ब्रांचेस तो ओपन कर दी। हमने यस इस बैंक को रिकमेंड किया था बरसों पहले कि या दे आर डूइंग गुड, वो बढ़िया ग्रोथ कर रहे हैं। 1 लाख 2005 में अगर किसी ने निवेश किया हो तो वो 30 लाख था पिछले साल तक का। अभी के आंकड़े मत पूछना, हो तो बाद में आएंगे, पर लाख के 30 लाख इसने
यही 15 साल में करके दिए। 25% का प्रॉफिट ये लोग हर साल डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे डिविडेंड में। उसके बावजूद लाख के 30 लाख अलग से हुए। दोस्तों ये लाख के 30 लाख प्राइस में है। मैं आपको बहुत बार कहता हूं सिर्फ प्राइस इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इसने हर साल 25% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है तो आपके लाख के निवेश पे 3-1 लाख तो आपको डिविडेंड में बाहर आ गए होंगे, बराबर कि नहीं। अब ये तो कहानी थी उगते सूरज की। अब बूम टू बस्ट। व्हाट वाज बूम टू बस्ट? ये क्या हुआ लास्ट ईयर दोस्तों Q1 में, याद है 9 महीने पहले के जब रिजल्ट इनके डिक्लेयर हुए, एक बड़ा झटका लेके वो Q1 के रिजल्ट आए। जब उन्होंने पहली बार कुछ एनपीएस की बात की, पुराने चेयरमैन जा चुके थे, नए आए और उन्होंने बताया कि भी कई एनपीए है, सॉरी पहले आपके साथ नहीं डिस्क्लोज किए थे पर बैंक में कई एनपीए है। और पहली बार इन्वेस्टरों ने खुद को डिस्कवर किया कि भाई हम वो जहाज में बैठे हुए हैं जिसमें बहुत से छेद बना के पुराने प्रमोटर गए हैं। तो ये छेद पता चले Q1 में। दोस्तों Q1 में ही ये बिग एनपीएस कुछ डिस्क्लोज किए और इन्होंने बताया कि भाई सॉरी ये सब चीज पहले डिस्क्लोज नहीं थी। यस बैंक अगर ये सारे एनपीओ को अगर प्रोविजन करे तो ह्यूज लॉस में आ सकता था। Q1 वर बिग with big NPA which were not disclosed, and considering that NPA itself, it was highly clear that this year Yes Bank would do big losses. आपको याद होगा Q1 में जब इनके रिजल्ट आए तभी हमने इमीडिएटली चर्चा की थी, क्योंकि मैं जानता था हम सबके पास यस बैंक थे कि भाई ये बैंक इस साल लॉस करने वाली है। ये हमें Q1 में ही आइडिया आ चुकी थी। दोस्तों ये 220 के करीब ट्रेड करते थे। इनका बुक वैल्यू 114 रुपये उस समय था और ये बुक वैल्यू डिक्रीज होके 90 रुपीस आ सकती थी। दोस्तों देखो बुक वैल्यू जल्दी डिक्रीज नहीं होती है। एक तो हम कभी भी कोई कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मेरी कंपनी हर साल प्रॉफिट बढ़ता जाए और मेरी बुक वैल्यू बढ़ती जाए, राइट। बुक वैल्यू यानी टोटल रिजर्व में जो पैसा पड़ा हुआ है, अगर हम सब में इंडिविजुअली बांटा जाए तो इंडिविजुअली 114 रुपये तो हमारे पास आएंगे। तो हमें दो प्रकार की इनकम मिलती है, एक अर्निंग पर शेयर यानी इस साल का प्रॉफिट, और बुक वैल्यू, ये दोनों इंडिविजुअल शेयर होल्डर की इनकम है। तो एक तो अर्निंग हर साल आती है और ये बुक वैल्यू उससे बढ़ती जाती है। अब बुक वैल्यू घटती नहीं है, घटेगी एक ही केस में, तुम यार प्रॉफिट कम करोगे तो भी चलेगा, पर अगर लॉस करोगे तो बुक वैल्यू घटने वाली है, क्योंकि लॉस का पैसा जाएगा किधर से, रिजर्व में से। तो हमने ये जाना था कि चलो लॉस तो करने ही वाली है तो बुक वैल्यू 90 आ जाएगी, राइट दोस्तों। इसीलिए 220 से हम सबने मिलके तय किया था कि भाई अभी यहां से भागना पड़ेगा और ये शेयर 90 रुपये आना चाहिए। दो कारण थे, एक तो इसकी बुक वैल्यू 90 आने वाली थी 220 से, और दूसरा ये 80% का एक रिट्रेसमेंट के लेवल था टेक्निकली, राइट। अब रूल नंबर 1 यहां पे ये बढ़िया रूल हमें सीखने को मिला, नेवर सीक फॉर प्रॉफिट्स व्हेन वी आर कॉट बीइंग चीटेड। जब एक बार पता चल जाए ना कि अपने साथ चीटिंग हुआ है तो कभी प्रॉफिट पाने के लिए मत ठहरो। इसीलिए हमने उस समय जब प्रॉफिट बुक कर देने को बोला, अब ये प्रॉफिट बुक हो या लॉस बुक हो, भागना तो पड़ेगा। देखो हम खुद 2010 से निवेश थे, भागे कि नहीं, क्यों? क्योंकि जब हमारे साथ चीटिंग हुआ है, ये क्लियर भी है, जब चेयरमैन खुद कह रहे सॉरी, फिर क्यों रहे। मैंने आपके साथ वेल्सपन का भी एग्जाम्पल शेयर किया था, कई एग्जाम्पल हमने पहले भी देखे हैं, क्योंकि जब भी कोई भी चीटिंग बाहर आएगी तो शेयर तो गिरा हुआ होगा, आशा मत रखना प्रॉफिट पे होगे। तो उस दिन हमें एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है कि भाई जो लॉस किया है इट्स ऑल राइट, ये आज का लॉस है, ये लॉस लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं आज वो लॉस नहीं लूंगा, ये शेयर 300 से 200 आ चुका है, मुझे लगता है यार मैंने 300 पे नहीं बेचे, 200 पे बेचने जा रहा हूं, कितना बड़ा लॉस लूंगा। पर अब आने वाले 10 साल का सोचो, आज का नहीं,
कि इसे मैं 10 साल तक रहने दूंगा, ये बैंक प्रॉफिट नहीं करेगी तो मैं कमाना ही नहीं वाला हूँ। मुझे जो अर्निंग पर शेयर हर साल मिल रही है वो तो मिलने ही नहीं वाली है, और मेरी ये जो बुक वैल्यू आज जो मैं 90 कह रहा हूँ, कल ये 40 हो जाएगी और कम हो जाएगी अगर ये लॉस करेंगे तो। सो डोंट ट्रस्ट। आशा मत रखो कि अब जब बाउंस होगा तब मैं प्रॉफिट या लॉस बुक करूंगा। ये रूल है, याद रखना। भविष्य में भी कई कंपनियां चीटिंग करेगी, कई जगह पे हमें लगेगा कि हम भाई अचानक सोते हुए पकड़े गए, एकदम अचानक हम उठे और हमको पता चला कि भाई एवरीथिंग इज गोन। पहला काम करना है, उससे पीछा छुड़ाना है। बुक लॉसेस एट वन। मैनी पीपल हैव सोल्ड देयर गोल्ड विच वी वर होल्डिंग सिंस अ लॉन्ग टाइम विच वॉज अ नॉर्मल मेटल नाउ। सही बात है कि नहीं? उस समय शायद बुरा लगता है, लेकिन भविष्य के लिए यही अच्छी चीज है। बर्स्ट टू नो गट्स। क्या हुआ आगे? एज क्वार्टर ऑन क्वार्टर पासिस, जैसे जैसे क्वार्टर पास होता गया, स्टिल वो और कई एनपीए, अनडिस्क्लोज्ड एनपीए लेके बैठे थे। उनको आशा थी कि कभी कोई पैसा आएगा और हो सकता है कि वो लोग निकल पाए। देखो, मैंने इन लोगों के कई कॉन्फ्रेंसेस भी ऑनलाइन मैंने अटेंड किए थे, देखे थे, और हर बार कोई भी कॉन्फ्रेंस में जब इनके चेयरमैन को पूछते थे कि भाई आपको कौन खरीदने वाला है, सीधा मुंह पे, तो मैंने सुना था कि भाई ये तो कहते थे नहीं नहीं हमें कुछ ऐसे इतनी अर्जेंसी नहीं है पैसों की, वो तो हमें मिलने वाले हैं, इट्स ऑल राइट, कोई हमें खरीदने नहीं वाला है। लेकिन ये तो इन्वेस्टर ढूंढ ही रहे थे। कितना हमारे साथ धोखा हुआ है। दे वुड नीड मोर मनी। अब अगर वो एनपीए को कन्वर्ट करना था, प्रोविजनिंग करना था, तो पैसा तो चाहिए होगा, जो अगर तुरंत नहीं मिला, अगर एमसिल तुरंत नहीं लगा पाए, ये होल पे जो शिप में हो गए हैं, वो भी लिमिटेड पीरियड में, तो पानी और भरने वाला है जहाज में। लेसन नंबर 1, इन गुड टाइम्स ऑल आर गुड। ये एक लेसन सीखने को मिला कि भाई अच्छे समय में तो सब कंपनी बढ़िया होती है। यस बैंक ने भी बूम में पूरा फायदा उठाया, तो यस बैंक अच्छी थी, बुरी नहीं थी। समय इनका अच्छा था, पवन इनकी तरफ था, इंडस्ट्री ग्रोइंग थी, सबको फायदा हुआ। लेकिन सही चेहरा खराब समय में ही सामने आता है। सिर्फ 2 साल की ग्लोबल म्यूटेड फेज, यानी ग्लोबल में जो मंदी आई और कुछ बैंक जब पैसा नहीं भर पाई, तो देखो असल चेहरे बाहर आने लगे। तो कोई भी इंडस्ट्री में दोस्तों ये गलती होती है। मैंने देखा है कि हम क्या करते हैं, जब भी कोई भी इंडस्ट्री चलती है, टेक्सटाइल चलती है, बैंकिंग चलता है, डिपार्टमेंट स्टोर चलता है, कोई भी इंडस्ट्री चलती है ना, फिर हम कहानी बनाने लगते हैं, और यार ये तो ऐसा हो जाएगा, सब चलेगा, सब चलेगा। वो बात आपकी सही है, पर हमें वो खराब समय को भी ध्यान में रख के करना है कि जब प्रॉब्लम आएगा तब हम बच पाएंगे कि नहीं, राइट? तो प्रॉब्लम आने वाले किसमें हम कैसे जान सकते हैं? मैनेजमेंट्स। एक बार जो मैनेजमेंट धोखा देती है उसकी कोई और कंपनी में निवेश न करें। एक बार जो मैनेजमेंट धोखा देती है उसकी कोई बात पे विश्वास न करें। बहुत बड़ी डेप्ट की कंपनियां हैं, उससे दूर रहे। क्यों? क्योंकि हो सकते हैं वो प्रमोटर बहुत अच्छे हैं, भगवान के आदमी है, पर यार डेप लेके बैठे हैं तो फिर नहीं बच पाएंगे ना। प्रॉब्लम आएंगे, फिर हम किधर जाएंगे? हम दोस्ती रखेंगे, उनको थैंक यू बोलेंगे, लेकिन इन्वेस्ट थोड़ी ना करेंगे वो कंपनियों में, जो कंपनियों में हाई डेप्ट है। ऐसी कंपनियां जो कम पैसे से धंधा चलाना जानती हो वो अच्छी है, पर जिनको पैसा चाहिए हर साल, मत रहो यार उनके पास। अब एक नई जर्नी की शुरुआत हुई यस बैंक में। अपना 200 वाला यस बैंक तो 90 रुपये आ चुका था। इट वॉज गुड दैट यू ऑल वर एबल टू सेल। 90 पे तो मेरे को भी लगा कि चलो अब तो ये बुक वैल्यू पे आ चुका है, अब अगर ये सुधरे तो अच्छा रहेगा, लेकिन कहाँ यार लोग सुधरते हैं। एक नई जर्नी की शुरुआत होने वाली थी। Someone was supposed to fill the holes of our ship, otherwise it would sink. अब कोई किसी को तो आना था, क्योंकि यस बैंक में और एनपीए आनी चालू हुई, अब तो इसे बचाना जरूरी हो गया। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस, आरबीआई का सपोर्ट और एसबीआई को खड़ा किया गया, एक पैनल को रखा गया कि भाई अभी बचाना पड़ेगा इस बैंक को, क्योंकि ये बैंक बचे नहीं बचे, चलो प्रमोटरों का या जिन्होंने स्टेक होल्डर है उनका जो हो वो, क्योंकि वो तो बिजनेस कर रहे, प्रॉफिट लॉस हो सकता है, लेकिन ये कंपनी नहीं है, ये बैंक है। यहाँ पे लोगों ने पैसा भरा हुआ है एफडी का,
लोगों के पैसे है करंट अकाउंट्स में, सेविंग अकाउंट में, वो थोड़ी ना जाने चाहिए, राइट? ये नॉर्मल बिजनेस नहीं है, ये एक बैंक है। 2.5 लाख करोड़ जितने की तो एफडी थी इनके पास। तो इंटरफेरेंस हुआ, और जिसकी वजह से एक यूनिक पब्लिक एंड प्राइवेट ओनरशिप का मॉडल इंडिया का यस बैंक के लिए बनाया गया, जिसमें एसबीआई वॉज लार्जेस्ट इन्वेस्टर। 6,000 करोड़ का एक कमिटमेंट एसबीआई ने किया। एचडीएफसी और आईसीआईसी भी आगे आए, 1,000 करोड़ इन्होंने भी डाला। एक्सिस, कोटक, फेडरल, बंधन, आईडीएफसी, सारे लोगों ने थोड़ा थोड़ा निवेश करके टोटल 10,000 करोड़ नया निवेश यस बैंक में किया। और एसबीआई एक बड़ा स्टेक होल्डर बन के बाहर आया, 48.2% स्टेक एसबीआई का। आईसीआईसीआई और एचडीएफसी ये 8-8% इन लोगों ने भी स्टेक लिए। बाकी सबके पास कुछ स्टेक, लेकिन एक करार के साथ कि भाई सबको पता चल चुका था कि ये डूबने वाली है, बात बाहर नहीं थी। ये लोग क्यों पैसे डालते, क्यों आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, अब ये भी इनके थोड़ी ना पैसे है, सब स्टेक होल्डर के पैसे। हमने भी शेयर लिए हुए एचडीएफसी के, तो एचडीएफसी कैसे डाल सकती है डायरेक्टली? एक कमिटमेंट था कि चलो भाई 3 साल तक निवेशक अपने शेयर को नहीं बेच सकेंगे। तो जो गिरावट आ रही थी दोस्तों, गिरावट क्यों आ रही थी? क्योंकि इनकी जो बुक वैल्यू थी ये तो 14 रुपया आ सकती थी। अभी के जो उनके आंकड़े इन लोगों ने जब चेक किए तो ये आया कि 14 रुपए की बुक वैल्यू अभी भी की है। अगर ये भी नहीं बचा तो ये तो माइनस में हो जाएगा। तो फिर हम क्यों ये 10,000 करोड़ निवेश करें? तो एक सेफ्टी सिक्योरिटी दोनों को चाहिए। 3 साल के लॉक इन के साथ ये सब पैसा आया, ये 3 साल तक कोई नहीं निकाल पाएगा। इसी के साथ एक गिरावट बंद हुई यस बैंक के साथ। तो खुश मत हो जाना कि भाई नहीं गिर रहा है, ये तो एक शॉर्ट टर्म लॉक की गई गिरावट है। 75% से ज्यादा शेयर ये लोग नहीं बेच पाएंगे। उसमें एसबीआई के पास तो कुछ खास कमिटमेंट है कि भाई वो इससे ज्यादा शेयर तो नहीं बेच पाएंगे। मेजर स्टेक होल्डिंग तो इनको ज्यादा ही रखना पड़ेगा, बराबर है? तो ऐसे यस बैंक एक बच के बाहर आई। इतना तो तय हो गया, चलो अभी यस बैंक डूबेगी नहीं, पर पैसे का क्या, जिसमें हम सब लोगों ने शेयर लिए हुए हैं, राइट? चलो हमारे तो अभी नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने लिए हुए हैं तो उनके पैसे के क्या क्या ये और गिरेगा? तो दोस्तों ये लॉक इन है जो इसको बचाएगा। अब 3 साल का समय मिला है, ये सब स्टेक होल्डर है, ये सब एक से बड़े एक वो लोग हैं जिन्होंने इंडिया में बैंकिंग को 15 लाख करोड़ तक पहुंचाया है। तो दोस्तों ये सब लोग मिलकर अब कम से कम धंधे को तो आगे चला सकते हैं और यस बैंक को अच्छी पटरी पे ला सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है दोस्तों। हम ये देख सकते हैं कि 3 साल का समय दिया हुआ है इनको, ये 3 साल में जरूर यस बैंक का वैल्यूएशंस को इंप्रूव करेंगे, क्योंकि एसेट्स तो है, अब इनको कितना इंप्रूव करना, ये 3 साल इनको मिल चुके हैं। करंट ईयर अभी के जो रिजल्ट आए ये क्या है दोस्तों? सेल्स 14% गिर चुका है। अब ये क्यों गिरा इसमें तो आपको पता ही है, धंधा तो गिरेगा ही, क्योंकि जो बंद होने वाली बैंक थी एक समय तो ऐसा ही हो गया था ना, उस पर कौन विश्वास करेगा? तो बाकी बैंक के धंधे बढ़े हैं, पर इनके बैंक धंधे इसलिए बढ़े हैं, घटे हैं, उसका कारण आपको पता है। और इन्होंने जबरदस्त बड़ा लॉस किया एनपीए प्रोविजनिंग की वजह से, 17,000 करोड़ का। वेरी बैड। मेरे को यहां गिन के बताओ कितनी बैंक है जो 15,000 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट करती है? यार एक तो अपने पास कोई बैंक नहीं है, एचडीएफसी बैंक को छोड़ के इंडिया में जो 15,000 करोड़ का प्रॉफिट करे, कोई भी नहीं। अपनी जो एसबीआई है ये भी 3,000 करोड़ का प्रॉफिट करती है खाली, राइट? ये साल हम आशा रखते थे कि एसबीआई 10-15 हजार करोड़ का प्रॉफिट करेगी, देखते क्या होता है इनके रिजल्ट। लेकिन एक एचडीएफसी के अलावा आपके पास एक तो कोई बैंक नहीं है जो 15,000 करोड़ का भी प्रॉफिट करे, और ये अकेली बैंक 17,000 करोड़ खो के आई है। वेरी बैड। एफडी जो इनके पास 2.2 लाख करोड़ की थी, लोगों ने एफडीओ को सुलटाना चालू किया। 1 लाख करोड़ की एफडी अब तक बची है, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने भरोसा दिया है। इनके सेविंग अकाउंट 60%
कम हो गए। करंट अकाउंट और सेविंग दोनों मिलके 60% कम हो गए इस साल, क्योंकि इनके चेक भी कोई ले नहीं रहा था। बुक वैल्यू जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, 114 से 90, 90 से 14 रुपया हो गई है। अब ये लॉस इसी प्रकार से करती रही तो 14 से 4, 4 से 0। लेकिन अभी मैनेजमेंट अलग है। आशा रखेंगे चलो और 1-2 साल खराबी निकालने में भी जाए, पर हम 3-1 साल में कम से कम 14 रुपए से तो ऊपर रहने वाले हैं। बराबर है। नाउ एज new management would run the bank, we may see improvement in current time, but how much time it will take? This is a big question ना, to wash huge NPAs and again see bank streamline। एक तो अभी का तो समय है जबरदस्त चैलेंजिंग है। खुद बैंक्स अपनी अपनी बैंक में प्रॉब्लम चल रहे कोविड की वजह से, राइट। अभी ये एक नई जफा किधर संभालने की, पर चलो अच्छा मैनेजमेंट नया आया है, देखते हैं क्या करता है। 3 साल का लॉक इन है, इन लोगों को समय मिला है 3 साल में परफॉर्म करने का। 10 रुपए पे निवेश किया है। देखो ये सारी बैंक्स ने कौन से भाव पे निवेश किया है, 10 रुपए पे। 14 बुक वैल्यू है, बराबर। तो इनको अच्छे भाव पे शेयर मिले, लेकिन ये भी ये जानते हैं कि उन्होंने ऐसी बैंक में निवेश किया है जो एनपीए वाली है। तो 14 रुपया तो प्रिंट है, ये 14.4 भी हो सकता है, तो बैंक्स के लिए भी रिस्क था। पर अब ये लोग मिलकर चलाएंगे तो हो सकता है जो बैंक में निवेश किया है आने वाले 3 साल में ये सब बैंक अच्छा प्रॉफिट करके निकले। अगर बैंक परफॉर्म करेगी तो अच्छा है। एक खराबी सबसे बड़ी दोस्तों, ऐसी चीज में क्या होता है, जब हमने 14 रुपए की आपकी बुक वैल्यू गिनी, ये 14 रुपया इसलिए हुआ क्योंकि पहले जो कंपनी के निवेशक थे वो लिमिटेड थे। एक बात मेरे को बताओ, अगर हम दो मिलके धंधा करते हैं, लाख रुपए का प्रॉफिट करते हैं, 50,000 हम दोनों में बटता है, पर अब हमारे पार्टनर हो गए 10, अब हम लाख का प्रॉफिट करेंगे तो पर हेड तो खाली 10,000 रुपया आया। अब हमारी कंपनी लाख रुपया नहीं 10 लाख का प्रॉफिट करेगी, तब हमारे पास कितना आएगा पता है, 10,000 रुपया। पहले तो लाख रुपए में भी हम लोग 50,000 कमाते थे। अब यही हाल एसबीआई यस बैंक का है। यस बैंक पहले अगर 5,000 करोड़ कमाती थी तो लिमिटेड पार्टनर थे, अभी तो इसको कितना कमाना पड़ेगा तब जाके सेम इनकम होगी। तो आशा मत रखे कि 100 रुपए का भाव आएगा इसका तुरंत, नो, नहीं आना चाहिए, क्योंकि पार्टनर बहुत बढ़ चुके हैं, राइट। अब थोड़ा समय लगेगा, मुझे लगता है यहां पे कुछ समय लग जाएगा। इसको मैंने लिखा भी हुआ है यहां पे कि आने वाला समय हम देखेंगे कि ये 5 रुपए से 50 रुपए के बीच में आने वाले 3 साल ट्रेड करें, राइट। तो 5 to 50 की रेंज यस बैंक की रह सकती है। 50 रुपए के करीब आए, यू कैन बुक योर प्रॉफिट्स, अगर कर सकते हो तो, लॉक इन में नहीं हो तो, बराबर है। बाकी देखो, मैं तो अभी भी यही रिकमेंड करूंगा, एचडीएफसी और कोटक जैसा कुछ नहीं। इतने खराब समय में भी ये दोनों बैंकों ने आपको कमिटमेंट दिया है, राइट। अब देखो, हम जब निवेश करते हैं ना तो हम वेल्थ के कर रहे हैं, हम ट्रेडर तो है नहीं। मेरे को आज जो मैंने पैसा डाला, ये मेरे को 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल तक मेरे को हर साल इसमें से पैसा कमाना है, हर साल अर्निंग चाहिए, वेल्थ क्रिएट करनी है। एक बार मैंने शेयर लिया है, पर जिंदगी भर पैसा मिलना चाहिए। अब ये बैंक धोखा देगी तो थोड़ी ना चलेगा दोस्तों। ये दो बैंक ने प्रूव किया है कि ये खराब समय में भी टिक सकते हैं। यही चीजें तो सीखने को मिलती है हमें कि आने वाले समय में कौन आपको 100 साल तक घर बैठे पैसा दे सकता है, टॉप मैनेजमेंट, राइट। तो मेरा तो भरोसा अभी भी ये दो बैंक पे है, मैं यहीं पे निवेश करूंगा। मुझे कोई रिस्क लेने की जरूर नहीं है कि कब ये प्रॉफिट करेंगे, कब डिविडेंड मिलेगा, बराबर है दोस्तों। आईसीआईसीआई बैंक के भी रिजल्ट आ चुके हैं, भाव गलत है मेरे ख्याल से, ओके। भारत की सबसे बड़ी बैंक आईसीआईसीआई बैंक रेवेन्यू वाइज सबसे बड़ी है। लेकिन दोस्तों 10 साल पहले जो मैंने देखा वो मैं थोड़ा डिस्कस करता हूं कि क्यों मैंने उस समय आईसीआईसीआई नहीं और एचडीएफसी में निवेश किया था। दोस्तों 2003 के डेटा है, जब आईसीआईसीआई बैंक 13,000 करोड़ धंधा करता था, 12,000 करोड़ का प्रॉफिट करता था। वही टाइम था जब एचडीएफसी बैंक 2,500 करोड़ का धंधा करता था, 400 करोड़ का प्रॉफिट करता था। तो एचडीएफसी एक छोटी बैंक थी आईसीआईसीआई के मुकाबले। कोटक बच्चा था, 250 करोड़ का धंधा, 50 करोड़ का प्रॉफिट। 2010 के अगर मैं अब डेटा देखूं, जब मैं स्टडी कर रहा था
मैंने देखा यार आईसीआईसीआई 13,000 करोड़ से 60,000 करोड़ हो गई, 5 गुना धंधा बढ़ा, प्रॉफिट 4800 करोड़ हुए, यानी 4 गुना प्रॉफिट बढ़े। पर उनके एनपीए एचडीएफसी बैंक से उस समय भी ज्यादा थे। 2010 का अगर एचडीएफसी बैंक का धंधा देखे तो 20,000 करोड़, इनसे तो कम ही था, पर ये 9 गुना ग्रोथ किया था धंधे में, और प्रॉफिट में 8 गुना ग्रोथ किया था। यानी मार्जिन एचडीएफसी बैंक के उस समय भी तगड़े थे क्योंकि इनकी एनपीए कम थी। कोटक देखे 40 गुना धंधा बढ़ा, 250 गुना प्रॉफिट बढ़ा, क्योंकि ये 10,000 करोड़ पहुंच चुके थे, 150 करोड़ इनका प्रॉफिट हो चुका था, राइट। तो हाई ग्रोथ, बढ़िया इन लोगों का ग्रोथ धंधा और प्रॉफिट में हुआ। तो एक चीज तय थी कि कोटक एचडीएफसी कम एनपीए के कारण बढ़िया ग्रोथ और बढ़िया प्रॉफिट उस समय भी कर रहे थे। तो दोस्तों वो टाइम पे हमने इसीलिए एचडीएफसी और कोटक उस समय भी रिकमेंड किया, और आज भी दोस्तों यही सारी चीजें हैं। आप देख सकते हो अभी का भी अगर हम लेटेस्ट एनपीए देखें, आईसीआईसीआई बैंक भले सबसे बड़ी बैंक है, पर वो जितना प्रॉफिट कर रही है कोटक भी उतना ही प्रॉफिट कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक एनपीए 5.7, अगर मैंने आईसीआईसीआई बैंक में निवेश किया होता ₹1,00,000 तो अभी मेरी वैल्यू 2 लाख ही होती, खाली डबल हुआ है पैसा, क्योंकि इनके एनपीए 5.7 थे। अगर मैंने 10 साल पहले एचडीएफसी बैंक में पैसा लगाया तो 9 गुना भाव बढ़ा है। एनपीए खाली 1.4% है, कोटक 7 टाइम, एनपीए 2.3%। दोस्तों इसीलिए कोटक और एचडीएफसी ने तगड़ा पैसा कमा के दिया है। यही डेटा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, जस्ट इट्स डिस्क्लोजर बता दूं, मेरी बात पे जाना नहीं कि भाई पीयूष भाई बोल रहे हैं तो लेने का, ऐसा मत करो, ऐसा करने का जरूर नहीं है। आप अपने हिसाब से सोचो। देखो मैंने भी उस समय किसी और की नहीं सुनी थी, खुद की सुनी थी। स्टडी योर ओन डेटा, आपको ठीक लगता है वहां पे निवेश करो, आपको रिस्क लेना है आप रिस्क भी ले सकते हो, राइट। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस 2-3 बैंक्स। जब सारे रिजल्ट आ जाएंगे दोस्तों हम तब पूरा बैंकिंग इंडस्ट्री डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद टू एवरीबॉडी।